Storyblocks Audio. गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 2, उसमें 2 भाग कर लिए हैं। आगे आज हम लोग देखेंगे पाठ 2 का तीसरा भाग और ये हम लोगों का अंतिम भाग होगा और आज हम लोगों का ये पाठ समाप्त भी हो जाएगा। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पाठ की तरफ। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव ये भी हमारे एक संसाधन ही है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन ये भी हमारे क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन ही है। तो इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। उसमें एक बैग था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक लड़की है, वो जा कर के एक बैग उठाती है और कहती है, देखिए कितनी अच्छी बैग है ये। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं, देखिए वो थैला कितना बढ़िया है, तो वो बोरी कितनी अच्छी है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहीं पे एक आदमी आता है और कहता है कि ये चीज़ें किससे बनी हुई हैं। तो सभी चीज़ें पेड़ पौधे से बनी हुई होती हैं। जैसे कागज़ का पन्ना है, ये किससे बनता है? बाँस से बनता है। और बाँस, कागज़ के पन्ने को बनाने में बहुत ज़्यादा बाँस खर्च होता है। पूर्वी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, असम, मेघालय, ये सब क्षेत्रों में बाँस बहुत अच्छा पैदा होते हैं। तो उन्हीं सब क्षेत्रों से बाँस लिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे पौधे हैं जिनको काट करके उनकी लुगदी बना करके पेपर या कागज़ बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे हमें ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ और सारी चीज़ें हमको पौधों से मिलती हैं। लगभग दवाइयाँ, खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े। देखिए, कपड़ों की बात करें तो कपड़े भी जो रेशम के कीट होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, पटसन होता है उनसे प्राप्त होता है, जूट से प्राप्त होता है। तो इन सब सारी चीज़ों से हमको प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच, हम बताए थे कि जो स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल, जहाँ इन्हीं सब जगह ये जो क्षेत्र होता है उसी को जैव मंडल कहते हैं। यहीं पे जीवन संभव। जैसे ये पृथ्वी हमारी हो गई, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल होगा, पेड़ पौधे होंगे और वायुमंडल होगा। यही तीनों चीज़ें जहाँ पे होती हैं वहीं जीवन संभव होता है। वहीं पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, तमाम जीवधारी यहीं पे रहते हैं। सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं। देखिए, हम जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक जीवधारी जो ये जैव मंडल में रहते हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हमको उनसे है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत उनको हमसे है। समझ रहे हैं ना? पौधे हमारे लिए इमारती लकड़ी, प्राणियों को आश्रय देने के लिए ऑक्सीजन इत्यादि उत्पन्न करते हैं। हम लोग पौधों को उपयोग मिट्टी को कटने से बचाने के लिए करते हैं, रक्षक में खलाएँ बनाने के लिए करते हैं, इत्यादि जगहों पे उपयोग करते हैं। जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहेंगे कि सर जी गिद्ध हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो गिद्ध जो होता है वो अपमार्जक का काम करता है। जो सड़े गले जीव, कोई जीव मर गया है, उसका शरीर सड़ गया है, तो वो सड़े जीवों को खाता था, जिससे वातावरण शुद्ध होता था और हम आसानी से रह सकते थे। हालांकि गिद्ध अब रह नहीं गए हैं। जैसे मेढक हैं, मेढक हमारे लिए किस काम में आता है, तो हम तो उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, ये जो जैवमंडल है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो मेढक उनको खाते हैं। सांप है तो मेढक को खाते हैं, मोर है सांप को खा जाता है, बाज है सांप को खा जाता है, गिद्ध है सांप को खा जाता है। तो इस तरह एक दूसरे का संतुलन बना है
और ये जैव मंडल अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर किसी एक जीव की अधिकता हो जाए या किसी जीव की कमी हो जाए तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी एवं कीट जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस यानी बहुत सारी चीज़ें हमको जीव जंतुओं से मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब देखिए, पेड़ पौधे जो हैं प्राकृतिक वनस्पति हैं, ये भी एक संसाधन है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और संसाधन। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। देखिए, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता पर। वनस्पति की वृद्धि तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा गुल्म, चौथा टुंड्रा। ये 4 भागों में बांटा गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं, जैसे अमेज़न विषुवत रेखीय प्रदेश जो है वहाँ पे अच्छी बारिश होती है, तो इन जगहों पे पौधे विशाल होते हैं क्योंकि पर्याप्त बारिश होती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती चली जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में, जैसे रेगिस्तान वगैरह में है, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। ये पौधे कटीली इसलिए होती हैं, इनकी पत्तियाँ मतलब कांटों में बदल जाती हैं, ताकि ये अब इनके अंदर जो जल है वो धूप लगेगा तो जलवाष्प होगा, निकल जाएगा तो उतना जल मिलेगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं या कांटे में बदल जाती है, जिससे जलवाष्प जो भाप बन के उड़ता है वो कम उड़ता है और कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और ये जीवित रह लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। नागफनी का पौधा हम लोग देख रहे हैं अपने यहाँ जो बता रहे हैं, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों वाला पौधा है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में वही पौधे पाए जाते हैं जिनमें कांटे होते हैं, जिनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, वहीं जीवित रहते हैं। आगे देखते हैं। वनों को उनकी पत्तियाँ गिराने के आधार पर 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है सदाबहार वन, दूसरा है पर्णपाती वन। देखिए, सदाबहार जो वन होते हैं वो अपनी पत्तियों को एक साथ कभी नहीं गिराते हैं, मतलब ऊपर बढ़ता रहेगा हरी हरी पत्ती, नीचे से जो सूखी पत्ती है गिरती रहती है, एक साथ नहीं गिरती हैं। और ये जो पतझड़ वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये जब जो 12 महीने होते हैं, इसमें एक सीज़न ऐसा आता है जब ये अपनी सारी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं। भारत में इसी प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। जो हम देखते हैं ना, होली के समय, होली के कुछ दिन पहले या बाद में पौधे अपनी सारी पत्तियों को एक साथ झाड़ देते हैं, ऐसा वो पानी की कमी से बचने के लिए करते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनमें कहीं अधिक लोग हैं, मतलब जनसंख्या जो है पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। और जब जनसंख्या बढ़ गई तो उनकी क्या बढ़ जाएगी, आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। अब जब आवश्यकता बढ़ जाएगी तो उसको पूरा करने के लिए, मान लीजिए उदाहरण देखिए,
आपके यहाँ शुरू शुरू में 2 लोग थे, इस समय 20 लोग हैं, तो 20 लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए। अब क्या करेंगे आप? जंगलों को काट के खेत बनाएंगे। हमारी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए तो हम लोग जंगलों को काट देते हैं। हम बताएं कि परस्पर हम एक दूसरे पर निर्भर है। किसी की संख्या बढ़ जाएगी तो भी समस्या है, या कम हो जाएगी तो भी समस्या है। तो इसलिए सरकार देखते हैं जंगलों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी लोग चोरी छिपे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंगलों में कीमती लकड़ियों को काट करके अभी भी बेच रहे हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। सरकार जो है और हमारी भी, देखिए जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे तब भी हम नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, तो हमको, हमारा ये फ़र्ज बन जाता है कि हम उनका संरक्षण करें, उन्हें बचा करके रखें, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो। देखिए वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जो जीव जंतु जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं? हम लोग तो घर में ला के रखेंगे नहीं ना, ये लोग घर बना पाते हैं, तो इन लोगों का घर जंगल ही होता है। तो जब जंगल नहीं रहेंगे तो क्या ये लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और जब ये लोग नहीं रह पाएंगे तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा और हम लोग नहीं रह पाएंगे। अभी हम लोग देखे थे टिड्डी, बहुत सारी टिड्डियाँ आकर के फसलों को नुकसान कर रही थी, खूब समाचार में आ रहा था। इतनी टिड्डियाँ एक साथ आई कहाँ से? तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी रही होंगी, धीरे 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 इनकी संख्या बढ़ गई। कारण क्या है कि पक्षी कब बहुत कम हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी थे जो टिड्डियों को खा जाते थे, आज वे पक्षी बहुत कम हो गए हैं, नगण्य हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो उनको खाने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी संख्या बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा, इतनी बढ़ जाएगी कि ये पूरे फसल को ही बर्बाद कर देंगी, हमको खाने के लिए नहीं छोड़ेंगी, ये जान लीजिए। तो इसलिए पक्षियों को जीवित रखना, वन्य जीवों को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक ये भी है कि बहुत सारे लोग जंगली जो जीव जंतु हैं, जैसे हाथी का दांत बहुत कीमती है, शेर का मांस जो है बहुत महंगा बिकता है, उसका दांत बहुत महंगा बिकता है, यानी बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये लोग क्या किए, बहुत सारे जानवरों को मार दिए। तो सरकार जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य, पार्क वगैरह वगैरह बना दी, ताकि ये जीव जंतु जीवित रह सकें और जो संतुलन है प्रकृति का वो बना रहे। नहीं तो आज नहीं कल हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी देखिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि ये सारे जीव जो है समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES का गठन किया गया है, जो बहुत सारे जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाया है। जैव निचय एक शब्द देखिए है, जैव निचय। यह वैश्विक नेटवर्क से जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो ये चीज़ें थी। इस तरह हम लोगों का देखिए ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग तीनों वीडियो को एक साथ देखिए और जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करने का प्रयास करिए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वीडियो को रोक कर उसको देख लीजिए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसे ग्रुप में पूछने का आप लोगों को हक है। हाँ, एक बात और बेटा, ग्रुप में कोई भी वीडियो आप लोग न डालें, क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ चीज़ है। कोई चीज़ अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं, हमें भी भेजना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से अलग हमसे जुड़ जाइए और जो भी चीज़ें हैं उसको डाल दिया करिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।